नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, क्योंकि देश में इस वक्त, श्रीलंका में इस वक्त त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। देश भर की जनता सड़कों पर उतर आई है। शायद ही किसी देश में लोकतंत्र की ऐसी तस्वीरें कभी देखने को ना मिली। ये तस्वीरें आपके सामने है, तस्वीरें देखिए और सोचिए कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है जो श्रीलंका में हुआ है। हालात बेकाबू हैं इस वक्त। अब देखिए तस्वीर एक लोकतांत्रिक देश की, जो तस्वीरें कभी देखी नहीं गई, जो सोची नहीं गई। प्रदर्शनकारी रसोई में घुस आए, बाथरूम में घुस आए और जगह जगह तस्वीरों पर आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से कब्जा किया है। मानवीय त्रासदी की इससे बड़ी आज के कह सकते हैं परिवेश में कोई भी तस्वीर नहीं हो सकती है। और जनता ने एक तरह से ये साबित कर दिखाया है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो हालात इस वक्त श्रीलंका में देखे जा रहे हैं, ये पनपे कैसे? इन हालातों का जिम्मेदार क्यों है? और श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है, खस्ता हाल व्यवस्था में इसे पहुंचाया किसने? ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती है आपको और हमको। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे श्रीलंका की हालत हुई है और क्या कुछ समाधान है अब श्रीलंका के पास इससे निपटने के लिए। क्योंकि श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निजी आवास के भीतर जा घुसे। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे इन हालातों की, क्योंकि जो सांस है वो पल पल श्रीलंका की टूटती जा रही है। जनता बेहाल है, तंगहाली इतनी ज्यादा है कि सोचा नहीं जा सकता है। तो ये देखिए तस्वीरें, जरा अपने दर्शकों को पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये स्विमिंग पूल की तस्वीर है और राष्ट्रपति आवास के बाहर जो स्विमिंग पूल बना है उसकी तस्वीरें हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से वहां पर जो जिम होती है, पब्लिक ने उस पर कब्जा जमा लिया। किचन में घुसे, स्विमिंग पूल में चले गए, किचन में रखा हुआ खाना भी प्रदर्शनकारियों ने खाने की कोशिश की। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है इस पर चर्चा करने के लिए। तमाम मेहमानों से सबसे पहले परिचय आपका हम करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है सर हेमंत जी। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत स्वागत है आपका। अतुल अनेजा आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में। और प्रोफेसर एपी तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत सुशील जी हम आपसे ही चर्चा की करेंगे इस वक्त। सर ये हालात जो देख रहे हैं, जरा तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या कभी ऐसा हो सकता है? हम सोच सकते हैं। और इतनी ज्यादा तंगहाली बढ़ती जा रही है जिसके बाद ये तस्वीरें कि राष्ट्रपति को अपना भवन छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री छुपे बैठे हैं कहीं और। क्या कहेंगे सर, कौन जिम्मेदार है इस बदहाली के पीछे? स्वाति जी, बेशक ये कोई ये तो 1 साल 2 साल से ये पब्लिक डोमेन में था, श्रीलंका के सिस्टम में आ चुका था। आप पत्रकार लोग इस चीज़ को दिखा रहे थे, कोई आज एकदम से थोड़ी हो गया है जी। कभी सेना, कभी नेता बदल रहे हैं, कभी राष्ट्रपति बदल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री। श्रीलंका कोई बहुत बड़ा देश थोड़ी है। श्रीलंका तो एक, ये मान लिया जाए कि द्वीप टाइप का, एक टापू टाइप का जो जनसंख्या है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना तो वो पाकिस्तान तरीके से तानाशाह देश भी हो सकता था।
लेकिन जो श्रीलंका का जो अब देखा गया रूप, सबसे बड़ी बात इस विद्रोह में जो जनता ने विद्रोह किया है उसमें यह देखने को मिली है कि हिंसा नहीं हुई है, रक्तपात नहीं हुआ है, शांति से श्रीलंका और कहीं पर सेना नहीं दिख रही है। छोटा बहुत छुटपुट हुई हो तो हुई हो, कहीं पर लोकल पुलिस नहीं दिख रही है। जनता ने पिछली बार भी कोशिश की थी, अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, तो जनता ने बसों में चढ़ के विपक्ष के मंत्री नेता को पीएम के बाहर, ये सब जनता ने पूरा प्रयास करके ये संकेत दिया था कि जो सिस्टम में मौजूद लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति गोडवापा हो, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हो, या जो भी सिस्टम के लोग हो जो सरकार को, अस्थिर सरकार को चला रहे थे, जो भाई देखिए अर्थव्यवस्था सब कुछ मुफ्त कर दोगे, अगर अपने स्वार्थ में लोकतंत्र में यही बड़ी दिक्कत है। और श्रीलंका के इस कांड ने ये दिखा दिया है कि बहुत कुछ मुफ्त की आदत नहीं डालनी चाहिए। मुफ्त की आदत के बाद सबसे बड़ा जो कमज़ोर होता है वो आदमी कमज़ोर होता है, और जब व्यक्ति अपने आप में कमज़ोर होता है तो फिर लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि फिर वो ये समझता है कि हमारे पास तो सब कुछ मिल ही रहा है, और जो देता है वो इस भावना से नहीं देता कि सेवा भाव कर रहा, वो देता है इस भावना से कि सब मेरे अपने अधिकार क्षेत्र के लोग हैं, गुलाम टाइप के लोग हैं। इस टाइप की जब मानसिकता हो जाती है तो यही होता है कि राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में जनता तैरती है, वहाँ के गद्दों पर लौटती है, हालांकि नोच खसोट नहीं करती है। लेकिन आने वाले वक्त देखिए जो और जगह पर ये जो हो रहे हैं, यूक्रेन में या सीरिया में, यूरोपिया में, इसमें जो हो रहे हैं, ये एक युद्ध है, हिंसा वाला युद्ध है, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। और ये देश को और पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे अपने देश के लिए, सब जगह के लिए आने वाले उसके लिए संकेत है कि लोकतंत्र को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। कोई अफीम, कोई धर्म, कोई मुफ्त, कोई एक सत्ता को कहीं पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए श्रीलंका का आज ये हालत हुआ है। ठीक है, हेमंत तिवारी जी के पास इस वक्त हम चलेंगे। हेमंत तिवारी जी, ऐतिहासिक आर्थिक संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है श्रीलंका में, किस तरीके से आंकलन करेंगे? अब तो इस प्रदर्शन ने कह सकते एक बड़े जन विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया है। हेमंत जी। जी बिल्कुल सही आपने कहा, इसको श्रीलंका की बदकिस्मती कहेंगे कि जो देश बरसों के आतंकवाद को झेलने के बाद एक बार दोबारा उभर करके उससे और उभर करके सामने विकासशील स्थिति में आ रहा था, उस देश के दिवालिया होने के बाद जो दशा है ये निश्चित रूप से बहुत कष्टदायक है। पिछले 10 वर्षों के दौरान मुझे कम से कम 5-6 बार श्रीलंका जा करके वहाँ के लगभग हर हिस्सों को देखने का मौका मिला है। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से चर्चा करने का अवसर मिला है, लगभग सारे प्रांतों को देखा और खुशी होती थी कि बहुत वर्षों तक चले आतंकवाद के बाद कैसे ईस्टर्न श्रीलंका में, वेस्टर्न श्रीलंका में फिर से तरक्की के रास्ते खुले थे। तरक्की के रास्ते खुलने में सबसे बड़ा योगदान एक बड़े भाई की तरह भारत का रहा, लेकिन दुर्भाग्य खाली क्या रहा कि चीन के प्रभाव में ज़्यादा आज जो तबाही मची है श्रीलंका में, इसका सीधा जिम्मेदार चीन है। चीन ने श्रीलंका पर लगभग एक तरीके से उसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश की थी जैसे उसका दखल नेपाल और भूटान में इधर कुछ वर्षों में बढ़ा है। अभी आप कोलंबो जाएं, अब कोलंबो में जहां राष्ट्रपति का भवन है, जहां के स्विमिंग पूल में जनता जाकर के तैर रही है और जिनके जिम में जनता एक्सरसाइज कर रही है, उससे और खाना भी खा रही है। हेमंत जी, वो तस्वीरें भी शायद आपने देखी हो कि जनता किचन में गई और खाना, बकायदे तरह तरह के पकवान रखे थे। जो जनता वहां पर खाना पीना भी इस वक्त नहीं उनको मिल पा रहा है, वो वहां खाना भी खा रही है। क्या करे जनता? जी स्वाति, जिस जनता को रोटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, अब 5 पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं होगा, भविष्य अंधकार में होगा, देश दिवालिया हो गया होगा। जिस देश में इस साल का अभी 7.5 बिलियन कर्ज चुकाया नहीं गया होगा, और खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि 2027 तक हर वर्ष हमको
इतना 5 बिलियन का कर्ज देना पड़ेगा, कम से कम इतना जो हमने कर्ज ले लिया है। तो कर्ज में डूब गया श्रीलंका। कर्ज में किसने डुबोया? कर्ज में चीन ने डुबोया। भारत तो बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से उसके बड़े भाई की तरह रहा। आप श्रीलंका से कैंडी जाएं, या श्रीलंका से आप पासीकुड़ा जाएं, या श्रीलंका से आप किसी और बड़े शहर की ओर जाएं, कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जहां भारत इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप वहां न लगे हों। क्योंकि श्रीलंका में वर्षों की तबाही के बाद उसकी पुनर्स्थापना में भारत ने बहुत कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाई थी। भारत कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा रहा था और चीन साजिश कर रहा था। तो चीन की दीर्घकालिक साजिश का शिकार श्रीलंका बना। और ध्यान रखिएगा, चीन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन और प्रायोरिटी देने का काम यही राजपक्षे परिवार ने किया है। महिंदा राजपक्षे लंबे समय तक इस देश के प्रेसिडेंट रहे, और जब महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट होते थे तो इनके एक भाई हैं, मेरी मुलाकात उनसे है, छोटे वाले राजपक्षे, वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। और ये गोटाबाया, ये जो फौज पूरी देखते थे, गोटाबाया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट थे, पहले ये मिलिट्री के वहाँ कमांडर थे, और जब उग्रवाद वहाँ चरम पर था तो हजारों लोगों को इन्होंने हलाक किया था। उसके बाद यही गोटाबाया प्रेसिडेंट बने। अब जब राजपक्षे, और ध्यान रखिएगा, राजपक्षे का पिछला कार्यकाल जब खत्म हुआ था, उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी जिसको भारत का अच्छा समर्थन प्राप्त था, तब श्रीलंका ने तरक्की खूब करनी शुरू की। और उस वक्त चीन की अहमियत श्रीलंका में कम हुई। लेकिन दोबारा जब ये राजपक्षे परिवार फिर आया, राजपक्षे स्वयं प्रधानमंत्री बन गए, गोटाबाया उनके जो भाई हैं वो प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद से ही असल बदहाली ने काम करना शुरू किया। चीन ने पहले तो लालच दिया, कुछ फुटकर दिया, कुछ ग्रीटिंग्स दी, कुछ मुफ्त में दिया, और उसके बाद कर्ज दिया। वो जो कर्ज है, और जो बाकायदा एक मिनी चाइना वहां बस रहा था समंदर के ऊपर, जो मैं बता रहा था आपको, राष्ट्रपति भवन से बमुश्किल 500 मीटर दूर पूरे समंदर में एक बहुत बड़ा शहर बस रहा था, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चीन का था। तो चीन के बढ़ते दखल को लेकर के पहले ही वहां नाराजगी थी। गोटाबाया के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो नाराजगी बढ़ती गई। सरकार का अर्थव्यवस्था पे काबू नहीं रहा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या स्वाति क्या होगी? ये समस्या अभी नहीं है, अभी तो जनता गई, जनता ने एक रिवॉल्यूशन किया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं था, ये सोवियत रूस का विखंडन के समय की स्थिति नहीं थी, न ये 2005 में जो आपने नेपाल में देखा होगा काठमांडू की सड़कों पर कि राजा को अपना घर छोड़ जाना पड़ा, ये दशा नहीं थी। क्योंकि इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में कोई नेता आप नहीं देखा होगा, कोई नेता नहीं है, जनता ही नेता है। ये कोई लीडरशिप इसकी नहीं थी। तो जनता जब भूखों मरती है तो जनता यही और करती जनता है। का पावर क्या है पड़ता हेमंत जी, है। वो जनता ने दिखा दिया है, जनता अब जाग चुकी है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ, प्रोफेसर एपी तिवारी जी है। संजीव जी, आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि श्रीलंका तो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से डूब चुका है, तंगहाल जनता है, तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, श्रीलंका में ये जो गंभीर आर्थिक संकट पैदा हुआ है, जो एक बद से बदतर स्थिति दिखाई दे रही है, एक बैंकरप्सी की स्थिति, सरकार है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही है। और श्रीलंका की जो राजपक्षा सरकार ने जो अनेक ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से श्रीलंका में ये दयनीय आर्थिक स्थिति पैदा हुई। उनका जो पूरा फिस्कल मैनेजमेंट था वो बहुत ही पुअर और इररिस्पॉन्सिबल रहा है। उन्होंने लगातार कर्ज पे कर्ज वो लेते गए, लेकिन वो कर्ज को वापस कैसे करेंगे इसके ऊपर उन्होंने कोई गंभीरता के साथ योजना नहीं बनाई और कोई कार्य नहीं किया। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो कर्ज की जहां तक श्रीलंका की नीति का प्रश्न है, वो राजपक्षा जो सरकार है वो तो जिम्मेदार है ही, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ही। उसके पहले की भी जो पूर्ववर्ती कुछ सरकारें रही वो भी लगातार कर्ज पे कर्ज लेती गई, और उसको रीपे करने के लिए क्या संसाधन होंगे, क्या रिसोर्सेस होंगे, इसके ऊपर उन्होंने गंभीरता के साथ कोई कार्य नहीं किया। और जाहिर है कि इसकी वजह से श्रीलंका में एक लंबे वर्षों के कर्ज के नीति की वजह से आज श्रीलंका में बैंकरप्सी की स्थिति पैदा हो गई है। दूसरा, जो राजपक्षा सरकार ने
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट करने का निर्णय लिया, वहां पे कन्वेंशनल फार्मिंग को बिल्कुल छोड़ करके 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट करना, फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा देना, उसकी वजह से श्रीलंका का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, जो कृषि का जो उत्पादन है, वो लगभग रिपोर्ट्स हैं कि 50% तक कम हो गया। और उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए, लोक लुभावन जो नीतियां की, जो टैक्स को कम कर देना, जिससे कि श्रीलंका की जो आय है, उसकी सरकार की जो आय है उसमें भी कमी आई और जिससे कि वो सरकार वहां पे कमजोर पड़ी। चौथा जो कारण ये है कि वहां पे जो कोरोना की जो पैंडेमिक की वजह से भी श्रीलंका की इकोनॉमी 2019 के बाद से सीवियरली हिट हुई। आप जानते हैं कि श्रीलंका जो है एक ऐसा राष्ट्र है जहां की टूरिज्म पे उसकी पूरी इकोनॉमी लगभग 10% तक आधारित है। जीडीपी का 10% टूरिज्म से आता है। तो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया। कोरोना के पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट का आना बिल्कुल बंद हो गया, तो उसकी वजह से भी वहां पर एक दयनीय हालत पैदा हुई। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रीलंका की जो राजपक्षा सरकार है, उनकी जो अदूरदर्शी और इररिस्पॉन्सिबल जो गैर जिम्मेदाराना नीतियों की वजह से श्रीलंका में ये जो आर्थिक संकट है वो पैदा हुआ है। इस आर्थिक संकट से बचा जा सकता था, लेकिन उनकी सरकार की जो नीतियां रही हैं वो इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। और यही कारण है सरकार की जो अदूरदर्शी नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो नीति नियंता है, आप इसको जिम्मेदार सर मानते हैं। संजीव जी, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर एपी तिवारी जी भी इस वक्त मौजूद हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक। एपी तिवारी जी, कैसे विश्लेषण आप करेंगे और इस इकोनॉमिकल कंडीशन का जिम्मेदार आप किसे देख रहे हैं? स्वाति जी, जब मौजूदा जो श्रीलंका का संकट है उसको हम विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं तो कई अहम निष्कर्ष निकलते हैं। हमारे पूर्ववर्ती 3 जो विद्वान सहयोगी हैं इस चर्चा में, उन्होंने कई बातों को उजागर किया है, मैं उससे सहमत हूँ। उसी में कुछ बातों को जोड़ना चाहूँगा और एक तरह से कहीं पर पुनरावृत्ति की भी बात आएगी, दुबारगी की बात आएगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको बार बार कहा जाता है, ये कोई अतिरंजना नहीं होती। एक जो अहम बात है मेरी समझ में, मेरे विश्लेषण में, कि राज्य सत्ता प्रतिष्ठान के स्तर पर जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ वो मूल कारण है। वंशवाद भी है, कह सकते हैं, एक ही कह सकते हैं कुनबे के लोगों को लगभग कुल बजट का 70% सौंप दिया गया। यही नहीं, अनुमान ये कहते हैं कि लगभग 45,000 करोड़ रुपए जो श्रीलंका की करेंसी है उस तौर पर विदेशों को भेजा गया। एक भ्रष्टाचार की एक पराकाष्ठा तो इससे परिलक्षित होती है कि एक मंत्री को 10% मिस्टर 10% कहा जाने लगा, यानी वित्त मंत्री को 10% चाहिए था हर कह सकते हैं बजट में। ये घूसखोरी की सीमा, कह सकते हैं बहुत निष्ठुरता के साथ, कि जो लूट खसोट का अर्थशास्त्र चलाया गया सत्ताधारी दल द्वारा, उसके कुनबे द्वारा भी कह सकते हैं, एक वंश में जो कुल मिलाकर 6-7 लोग थे, उन्हीं के द्वारा ये सब कारगुजारी आगे बढ़ाई गई। अब ये बड़ा कारण है, क्योंकि भ्रष्टाचार जब होता है तो उससे केवल आर्थिक व्यवस्था को ही चोट नहीं पहुंचती, उससे राजनीतिक कौशल को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। बातें बहुत साफ हैं कि जो वहाँ दुर्व्यवस्था हुई है, एक दुर्व्यवस्था ही नहीं कह सकते, दुर्व्यवस्था ने जन्म दिया एक अव्यवस्था को। राज्य, या जिसको राज्य कहते हैं, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत या सरकार कह लें, उसका पहला दायित्व होता है आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, और तीसरे कुछ मूलभूत कल्याणकारी कार्यों को संपादित करना। मैं समझता हूं कि जो सरकार वहां रही है वो इन तीनों में एक कहीं, अगर बाह्य सुरक्षा को, क्योंकि बाह्य सुरक्षा को भी खतरा हुआ है, हेमंत जी ने इस बात को जो हाईलाइट किया कि चीन ने उड़ेल दिया कर्ज को, हैं। अब कर्ज अगर
कर्ज उड़ेला कितना है, केवल एक दृष्टांत मात्र रखना चाहूँगा विचार के लिए कि 700 करोड़ डॉलर के बराबर की परियोजना जो एयरपोर्ट की थी उस पर खर्च किया गया, लेकिन एयरपोर्ट संचालित नहीं हुआ। और 99 वर्ष के लिए कह सकते हैं एक डील हुई, कह सकते हैं एक लीज के तौर पे कह सकते हैं, वो हवाई अड्डा चीन को दे दिया गया है। चीन का कब्जा जिसको कह सकते हैं उसकी राज व्यवस्था पर, किसके जरिए? अर्थ के जरिए, अर्थव्यवस्था के जरिए। पहले ऋण दिया जाता है, ऋण दिया गया, और जब वो कर्ज में डूबने लगा तब भी अधिक ऋण दिया गया। विशेषज्ञों की राय तो ये है कि यह अर्थव्यवस्था जो श्रीलंका की थी वो पूरी तरह से डेट ट्रैप में फंस गई। डेट ट्रैप वो ऋण जाल या ऋण पाश जिसको कह सकते हैं, ये वो स्थिति होती है जिसमें पहले से लिए गए ऋण पर जो ब्याज दी जाती है, जिसको सेवाकरण कहते हैं, उसके लिए भी कर्ज लेना शुरू कर देती है सरकार। अब ये स्थिति तो ये कर्ज की स्थिति है, यानी कुल मिलाकर कर्ज का रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है। ये बैंक्रप्सी का सबसे बड़ा सबूत है। मुद्रास्फीति कह लें तकनीकी शब्दों में, महंगाई आम भाषा में, स्थिति क्या है मौजूदा वहाँ पर? जो 54.6% तक महंगाई दर बढ़ चुकी है, और खाद्य महंगाई जिसके लिए लूट खसोट हुई कल, खाद्य महंगाई तो लगभग 80% पर रेंग रही है। यानी लोगों को चीजें मिल नहीं रही है खाने पीने की। एक बात और स्वाति जी बहुत महत्वपूर्ण है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन ले लें। अतुल जी का भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर वो भी हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में, उसके बाद आपके साथ एक बार फिर से वापसी होगी। अतुल जी, आप इस क्राइसिस को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरह से ये क्रांति है कि एक पीपल्स रेवोल्यूशन हुई है श्रीलंका में, और ये रेवोल्यूशन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ नहीं है या राजापक्सा क्लैन के खिलाफ नहीं है। ये पूरी जो लीडरशिप है एक तरह से ओल्ड गार्ड जिसको कहते हैं उसके खिलाफ है। जैसे प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे हैं, उनके घर को भी जला दिया गया, तो पूरा ओल्ड गार्ड के खिलाफ ये रहा है, एक तरह से पीपल्स रेवोल्यूशन रही है। तो ये तो सबसे बुनियादी बात है। उसके बाद इसके ऊपर और जो है फॉरेन, अगर आप उसको देखें तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि राजपक्सा सरकार चीन के साथ थी, जैसे बाकी आपके गेस्ट ने बताया है कि बहुत करीबी थे राजपक्सा क्लैन चीन के साथ, और उनका जाने से एक तरह से चीन को एक बड़ा सेटबैक है। अमेरिका ने अभी तक जो है उसको वेलकम किया है, जो सिचुएशन बन रही है। मैंने कई रेवोल्यूशंस देखी है अरब स्प्रिंग वगैरह में जाके ऑन द स्पॉट। तो एक तो चीज़ होती है कि रेवोल्यूशन का होना, उसके बाद एक नई व्यवस्था को आने में बहुत कठिनाई और कई फेजेस होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टर्मोइल में है इस वक्त श्रीलंका, और काफ़ी समय लगेगा जब ये नई स्टेबिलिटी आएगी, एक नई लीडरशिप आएगी, क्योंकि अभी तक लीडरशिप को सामने आ नहीं। सर, एक बड़ा सवाल यही है कि तो सरकार बनेगी नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा सरकार का, कामकाज कैसे होगा, तस्वीर क्या होगी, इसकी प्रारूप क्या होगा, ये फिलहाल समाधान इस पर निकलता दिख नहीं रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं इस पर। जी हाँ, अभी नहीं, अभी कल हम नए फेसेस देख रहे थे। कल जो क्रिकेटर्स थे, सनत जयसूर्या हुए, कुमार संगकारा, एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उसके एक तरह से एक चेहरे नज़र आए, लेकिन क्या ये लीडरशिप में आएंगे नए चेहरे, यह अभी हम कह नहीं सकते। और उसके अलावा भी जो गोल्फ फेस में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके अंदर हैं कई लीडर्स, स्टूडेंट्स वगैरह, ये सब। हर क्रांति में आपका जो है समय लगता है जब नई लीडरशिप आती है, लेकिन आती ज़रूर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक काफ़ी समय तक ये इंस्टेबिलिटी रहेगी। हालांकि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारी फोर्सेज हैं, अभी तक सेटल होने की बात नहीं है, लेकिन ये होती है, बाकी जगहों में भी हुई है, यहाँ भी होगी, लेकिन समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये केओटिक सिचुएशन होती है उसमें फौज का रवैया लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। क्योंकि जब केओस होता है, जैसे इजिप्ट मिस्र में देखा गया, एक तरह से नई सरकार आई लेकिन उसके बाद फौज वापस आई, मार्शल लॉ, एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर जब खराब होता है, लोग भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी कोई आए, तो वो एक स्थिति श्रीलंका में भी आ सकती है।
यहाँ पर ट्रेडिशन नहीं है एक तरह से मिलिट्री रूल के। पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में भी एक तरह से है, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। लेकिन वो कैसे निपटेंगे एक कैओटिक स्थिति जो अभी वो रहेगी कुछ समय तक रहेगी। और लोगों को भी आशाएं हैं कि नई सरकार आएगी, जब वो सरकार अपनी अपेक्षा से अलग स्थिति बनती है तो लोगों का भी रवैया बदलता है। तो हम एक जैसे किसी भी क्रांति में हम देखते हैं कि इसमें बहुत समय लगता है और कई फेजेस आएंगे जब एक नई तरह से एक नई शुरुआत फिर से श्रीलंका कर पाएगा। ठीक है, और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा रिएक्शन हम यहाँ पर हेमंत जी का लेंगे। हेमंत जी, सवाल ये है कि सिक्के के कई पहलू होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो त्रासदी देख रहे हैं, एक महामानव, ये जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है, एक महा त्रासदी देख रहे हैं श्रीलंका में, ये लेसन्स क्या देता है, ये क्या संदेश दे रहा है उन तानाशाहों के लिए? देखिए, तानाशाही तो जनता ने उनकी खत्म कर दी थी। आपको याद होगा कि जब मैत्रीपाला सिरिसेना प्राइम मिनिस्टर बने, जो इन्हीं महिंदा राजपक्षे के प्रेसिडेंशियल कार्यकाल में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो चीज़ें सुधरनी शुरू हुई। दरअसल वहाँ का आम आदमी चीन के बढ़ते दखल को पसंद नहीं करता है। मेरे दोस्त हैं, बहुत वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी 3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी। और जब मैं श्रीलंका जाता था उनके साथ, हर जगह टहलता तो ही बात होती थी। मिस्टर कुरलू करिया करवाना, वहाँ के सबसे बड़े अखबार के स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, उनका कहना था कि कॉमन आदमी भी नहीं चाहता कि ये चीन हमारे ऊपर इतना मेहरबान रहे। आप ध्यान रखिएगा, जब मैत्रीपाला सिरिसेना प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका और भारत ने लगातार कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उसका असर पॉजिटिव दिखा। उनकी चीन पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम होती गई। लेकिन इस बार जब नए सिरे से गोटाबाया राजपक्षे, यानी जो महिंदा राजपक्षे के भाई हैं, जो सैन्य प्रमुख हुआ करते थे एक वक्त, उनको जब बनाया गया, तब से फिर चीन के प्रति इनका मोह बढ़ता ही गया। और आप ध्यान रखिएगा, महिंदा राजपक्षे आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने IMF को छोड़ करके, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, चीन से कर्ज लेना का पसंद किया और किन शर्तों पे लिया, वो शर्तें आज तक क्लियर नहीं हुआ। इस बात का रंज वहाँ की पब्लिक को है। पब्लिक जानती है कि ये खुद लूट रहे हैं, पूरा परिवार इनका। और जिस हम्मन टोटा बंदरगाह की बात अभी AP तिवारी जी कह रहे थे, उसमें तो इतना कर्ज लिया और उसको रिपे नहीं कर पाए, इनके हाथ से छूट गया। हालत यह है कि श्रीलंका की जो GDP आज की तिथि में है, उसका 125% उसके ऊपर कर्ज है। 2026 तक हर वर्ष इनको $5 अरब हर साल रिपे करना पड़ेगा, जो इनके पास नहीं है। फॉरेन करेंसी रह नहीं गई है, करेंगे क्या? मतलब मामूली, आप देखिए, एग्जामिनेशन के लिए जो कागज चाहिए आंसर शीट के लिए, उस तक के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जनता इसी तरीके से सामने आती है। 150 रुपए में एक कप चाय लोग मैं बार-बार कहूंगा, 150 रुपए की एक कप चाय, तो सोचिए महंगाई का क्या हाल होगा। स्वाति, बहुत बहुत खूबसूरत द्वीप है, आदमी जा खुश हो जाता है। कुल 2.25 करोड़ मात्र लोग रहते हैं, इतने सुंदर शहर हैं, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। और बता दूं, मैं तो वहाँ के गांव के टूरिज्म मैंने देखा है, गांव में हम लोगों ने रात गुजारी है। टूरिज्म के नए नए तरीके उन्होंने ईजाद किए और टूरिज्म उनकी सकल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ देती है। सब ध्वस्त हो गया, टूरिज्म ध्वस्त हुआ कोरोना काल में और चीज़ें बिगड़ती चली गई। चीन का दखल लगातार बराबर रहा और अब जानिएगा 2 इंटरनेशनल बड़े चेंजेस आएंगे। श्रीलंका की स्थिति को अमेरिका और भारत मिलकर संभाल सकते हैं भविष्य में, ऐसा मुझे लगता है। और चीन का अब जो चांस वहाँ था, चीन ने जो खेल अब तक वहाँ किया, मुझे लगता यह क्रांति उसके पटाक्षेप का एक बहुत बड़ा पिलर और बहुत बड़ा कॉज बन रही है। ठीक है, सुशील जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेंगे। गोटाबाया राजपक्षे जिनका जिक्र बार बार हो रहा है यहाँ पर, आग तो उन्हीं ने लगाई, अपार बहुमत उनको मिला, उसके बाद भी जिस तरीके से एक पद को सर्वशक्तिमान यहाँ पर बना दिया गया, एक तरह से कह सकते असीमित अधिकार उनको मिल गए, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी दिखा दिया कि नहीं भाई, आपसे बढ़कर हम हैं। जनता ने ही दिखाया। और ये बात अभी आई थी तो मैं तुम्हें बता दूं कि जनता एकदम से नहीं आ गई है। देखिए, दिवालिया देश हो जाए, हाँ, व्यक्ति दिवालिया हो जाए, उद्योग दिवालिया हो जाए, संस्थान दिवालिया हो जाए,
एक बात समझ में आती है, पूरा का पूरा देश दिवालिया हो जाए, जहां पर हाउस भी है, जहां विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, जहां चुनाव का सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अपोजिशन क्या कर रहा था। बिल्कुल कई साल से बात आ रही थी कि तेल नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपोजिशन की वो आवाज़ नहीं आ रही थी जो अपोजिशन की आवाज़ आनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, कहीं न कहीं जनता के पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है, वरना ऐसे थोड़ी जनता राष्ट्रपति भवन है, बिल्कुल ऐसे थोड़ी चली जाएगी और वहाँ स्विमिंग पूल में नहाने लगेगी और जिम में। कहीं ना कहीं कोई नेतृत्व, साइलेंट नेतृत्व जो है वो पीछे से काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सेना का भी रोल है, कहीं ना कहीं इसमें जो वहाँ के सिस्टम के जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो नेता लोग नहीं हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, वरना अभी तक तो खून खराब हो जाता। आप देखिए कितने आराम से, आप एक चीज गौर करिए वीडियो पे जो आपने दिखाए हैं, जी जी कोई भय नहीं है, कोई हाँ, हिंसा कोई का डर मूड नहीं, नहीं कोई है, भय नहीं, कोई हिंसा का मूड नहीं है, कोई भय नहीं, बड़े इजी होके स्विमिंग कर रहे हैं, बड़ी इजी होके और फोटो बाकायदे खिंचा रहे सेल्फी हैं, भी ले रहे हैं। बड़े इजी होके ही सारा काम इतने आराम से, कोई चेहरे पर हिंसा का, चिंता का या उसका कोई भाव नहीं। उन्हें लग रहा है कि मैं राष्ट्रपति भवन आके हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो ये जंग जनता के उन लोगों द्वारा जीती जा रही है जो साइलेंट पीछे खड़े होके, और ये बेशक सच है कि कहीं ना कहीं ये चीन के खिलाफ जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका ये जो जन विद्रोह है उसका ये पूरा हिस्सा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, कुरुक्षेत्र जारी रहेगा। बात श्रीलंका की हो रही है, श्रीलंका पर और चर्चा हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।